बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है 5 चीज़ें शायद थी इस चैप्टर में, 4 हम पढ़ चुके हैं और अब जिक्र हो रहा है किसका, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कंपनी की रजिस्ट्रेशन को अगर हम समझें तो पहला स्टेप, जैसे हमने पहले एक छोटी सी स्टोरी सी ली थी कि भाई कुछ दोस्त बैठे हैं और वो चाय पर बैठकर गपशप लगा रहे हैं कि अभी हमने कोई कंपनी बनानी है, मशवरे कर रहे हैं। इस स्टेज पे हम इनको क्या कहते हैं, प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स जो हैं वो भी मशवरा वगैरह कर रहे हैं और उन्होंने सबसे पहला काम क्या करना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम। तो उस वक्त उनका स्टेटस लॉ की नज़रों में क्या है, प्रमोटर का, इसीलिए क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, प्रमोटर अप्लाई फॉर नेम रजिस्ट्रेशन फॉर 60 डेज। का मतलब है कि जब हमें कोई नाम मिलेगा ना तो हमारा नाम रिजर्व कर लिया जाएगा फॉर 60 डेज। 60 डेज के अंदर अंदर या तो आप आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट्स यानी कंपनी के बनाकर कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लें, वरना 60 डेज के बाद ये नेम दोबारा पब्लिक को अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि 2 आइडेंटिकल नाम के साथ तो कंपनी नहीं बननी ना, तो फिर ये नाम दोबारा अवेलेबल हो जाएगा। आप एक छोटी सी नॉमिनल सी फ़ी जमा करवाएंगे और 60 डेज के लिए ये नाम आपके लिए रिजर्व हो जाएगा। अच्छा जी, अप्लाई टू कमीशन विद इन 30 डेज इफ, अगर कोई नाम, आगे हमने डिटेल्स आगे चल के पढ़ेंगे कि किस तरह के नाम रखे जा सकते हैं, किस तरह के नहीं रखे जा सकते। फ़र्ज़ किया आपने जो नाम अप्लाई किया था, कमीशन ने उस पर एतराज़ कर दिया कि यार ये नाम मुनासिब नहीं है, ये नहीं रखने देना हमने आपको। मसलन आपने रखा जी 9 मई प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना, तो कमीशन को एहसास हुआ कि नहीं यार ये नाम दे के तो हम खुद मर जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं यार ये नाम हमने आपको नहीं रखने। लेकिन आगे, ये तो मैंने मजाकन एक बात कर दी, आगे कुछ पता लगेगा कि कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स ना आपके हर्ट हो रहे हो, फलाना ना हो रहा हो फलाना, इस नाम का एक पैराया है उसके अंदर इसको रखा जाएगा। लेकिन अगर आपका लगता है आपको कि यार नहीं इस नाम में ऐसी कोई बात नहीं थी, तो फिर आप कमीशन को अप्लाई कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन कि यार नहीं इस नाम में कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको 9 मई प्राइवेट लिमिटेड ठीक नहीं रख रहा तो हम मुजम्मत प्राइवेट लिमिटेड रख लेते हैं, ठीक है ना, कोई इस तरह का नाम रख लेते हैं। चलें जनाब, आगे हो गया जनाब, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट साइंड बाय। अब जैसे ही आपका नेम अवेलेबल हुआ और आप डॉक्यूमेंट के फेज पर पहुंच गए हैं, डॉक्यूमेंट कौन से हैं, मेमोरेंडम्स एंड आर्टिकल। मेमोरेंडम में हमने अपने नाम लिखने भी हैं, इसी वजह से अब हमारा नाम क्या हो गया है, सब्सक्राइबर हो गए अब, ठीक है ना। अब हमने अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट साइंड बाय सब्सक्राइबर, वी बिकम नाउ सब्सक्राइबर ऑफ द कंपनी। क्या जमा कराना है, एक हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जमा कराना है, एक हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जमा कराना है और एक हमने डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लाइंस जमा कराना है। क्या जितने लॉज थे, एक अंडरटेकिंग देनी है कि जितने लॉज थे मैंने इनको कंप्लाई विद किया हुआ है, लॉ की जो जो रिक्वायरमेंट जहाँ जहाँ थी मैंने सबको पूरा किया हुआ। ये एक डिक्लेरेशन आपने सेपरेटली जमा करानी है। अच्छा जनाब, अगर ये काम हो गए, इफ लीगल रिक्वायरमेंट्स आर फुल, अगर ये सारे काम ठीक हो गए और जो रजिस्ट्रार है वो मुतमईन हो गया कि ओके यार ये सारे काम ठीक हैं, कंपनी विल बी रजिस्टर्ड बाय रजिस्ट्रार। ये सारा काम कहाँ हो रहा है, एससीसीपी में नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा है, उसके वो जो रजिस्ट्रार ऑफिस थे, कितने, 8 रजिस्ट्रार ऑफिस थे, उनमें से जो आपको जुरिस्डिक्शन लगती है, जिस एरिया में आप हैं उस एरिया के रजिस्ट्रार के पास आप जमा करवा रहे हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विल बी इशूड टू, जैसे ही सर्टिफिकेट तक हम बात पहुंच जाए तो हम क्या बन जाते हैं, तो वो 3 देखें, प्रमोटर, सब्सक्राइबर, मेंबर और इसके बाद शेयर होल्डर, ठीक है ना। ये प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस के जरिए से हम सारा इसमें से वॉक थ्रू कर रहे हैं, इसमें से गुजर रहे हैं। इफ डॉक्यूमेंट्स आर डिफेक्टिव, यानी डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है, कोई मसला है, तो क्या होगा, कंपनी कैन सबमिट द रिवाइज। एससीसीपी उस पर एतराज उठाएगा कि भाई आपने ये काम मेमोरेंडम में नहीं लिखा, आर्टिकल में नहीं लिखा, ये कंपलसरी था, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज जमा करवा सकते हैं। और कंपनी कैन फाइल अपील टू कमीशन विद इन, या आपको लगता है कि नहीं मैंने ठीक लिखा हुआ है, भाई आपका मौक़िफ़ गलत है, तो फिर आप अपील में चले जाएं। आपके पास 2 इख्तियार हैं, या तो आप
रिवाइज मेमोरेंडम, रिवाइज वो डॉक्यूमेंट जमा करवा दें। और अगर आपको लगता है हमारा मौकफ ठीक है, जो बंदा सामने बैठा है ये हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, तो आपके पास अपील का फोरम क्या है, कौन सा, कमीशन ही। यानी हाई कोर्ट में नहीं चले जाना आपने, ये छोटे छोटे मैटर्स हैं, यहाँ हाई कोर्ट में नहीं चले जाना। अगर नाम नहीं था तो नाम में भी अपील कहाँ हुई है, कमीशन के पास हुई है। और अगर डॉक्यूमेंट्स में भी कोई डिफेक्ट उन्हें फील हो रहा है तो इसकी अपील कहाँ हो रही है, कमीशन में ही हो रही है। रेगुलेटर्स ऑफ कंपनी को कौन रेगुलेट कर रहा है, वो कह रहा है जी कुछ इंटरनल रेगुलेटर हैं जो कंपनी को चलाएंगे, जिसमें सबसे पहले कंपनी के मेंबर हैं। ये चीज़ों को रेगुलेट करेंगे कि भाई हम अपने उसूलों के मुताबिक, अपने जो ज़ाब्ते बनाए हैं उसके मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टर्स भी इसमें शामिल हो जाएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव भी शामिल हो जाएंगे। ये इंटरनली लोग हैं जो कंपनी को क्या कर रहे होंगे। कुछ एक्सटर्नल रेगुलेटर होंगे, जैसे कोर्ट्स हैं, SECP है, रजिस्ट्रार है, ठीक है ना। ये लोग एक्सटर्नल रेगुलेटर कंपनी के हैं, और कुछ इंटरनल, इनको हम लेटर इसी उसमें चल के पढ़ेंगे। अच्छा जनाब, अब सबसे पहले तो आ गया वही हेडिंग नंबर 5 आ गई। ICAP की किताब के मुताबिक देखें तो 5 टॉपिक्स इसमें शामिल थे। 5वां हम पढ़ रहे हैं, ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर्ड एज कंपनी। वो कहते हैं कि अच्छा कुछ लोगों के पास तो ऑप्शन है ना, ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑप्शन है। आप चाहते हैं कंपनी बना लें, चाहते हैं सोल प्रोपराइटर में काम कर लें, चाहते हैं पार्टनरशिप में काम कर लें, ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन कुछ लोगों को हम कंपल्सरी कर रहे हैं कि नहीं, अब आप कंपनी बनाकर ही काम करेंगे, ठीक है ना। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो एक जर्नल पार्टनरशिप में 20 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। ये कभी आप प्रीवियसली भी पढ़ कर आए। मैक्सिमम मेंबर 20 हो सकते हैं। अगर आप 20 से ज़्यादा मेंबर्स लेना चाहते, मसलन हम ये क्लास है ना जी, हम कहते हैं यार बच्चों चलो कोई ना एक छोटा सा ऐसा बिजनेस भी शुरू करते हैं, आपके थोड़े से स्टडी के एक्सपेंसेस जो है ना वो उसमें से कंपनसेट हो जाएं। तो आपने कहा सर ठीक है, हम सब मिलके एक पार्टनरशिप बना लेते हैं। तो नहीं, हम सब मिलके पार्टनरशिप नहीं बना सकते, हम इस वक्त 20 से ज़्यादा लोग यहाँ बैठे हुए। तो लॉ कह रहा है कि नहीं भाई, आपको तो क्या करना पड़ेगा, कंपनी ही बनानी पड़ेगी। आप कंपनी के सेटअप में ही काम कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां आप 20 से ज्यादा भी लोग हों तो तब भी आप पार्टनरशिप में ही काम कर सकते हैं या उसी सेटअप में काम कर सकते हैं। वो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन टू रजिस्टर्ड आ कंपनी। Any society, body or association other than a partnership formed or incorporated under any law for the time being in force in, वो कहते हैं अगर कोई सोसाइटी, कोई बॉडी कॉरपोरेट बनाई जाए ना, जो किसी लॉ के तहत बनाई जाए। अ ग्रुप ऑफ 130 पर्सन फॉर्म्ड अ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इन मुल्तान, जैसे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थे ना, इनको आप सोसाइटीज एक्ट 1925 के तहत रजिस्टर्ड करा देते हैं। इनके अंदर आप 20 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। लेकिन आपको याद है ये हमने उधर जब बॉडी कॉरपोरेट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो इसे वहाँ से निकाल दिया था। हमने कहा था ये बॉडी कॉरपोरेट नहीं इसे ट्रीट करेंगे, यानी ये सब लोग पर्सनली लाइबल रहेंगे, ये सब लोग पर्सनली लाइबल रहेंगे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ ही काम करेंगे। हाँ, इन्हें काम करने की इजाजत दे रहे हैं, 20 से ज्यादा लोग भी मिलना चाहते हैं मिल जाए, कोई बात नहीं है। पहली एक्सेप्शन, अ ज्वाइंट फैमिली कैरिंग ऑन ज्वाइंट फैमिली बिजनेस। ये आमतौर पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक कॉन्सेप्ट है, रिलीजियस उनका कॉन्सेप्ट है। उस फैमिली में अगर 20 से ज्यादा भी लोग हैं तो वो पार्टनरशिप में ही काम कर लेंगे, उनके ऊपर कंपनी बनाने की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। या इसी तरह दो ज्वाइंट फैमिली, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक दूसरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो दो मिल रहे हैं और इनका जो थ्रेश होल्ड है वो 20 से ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, इनको भी इजाज़त है, इनका कोई मसला नहीं है। और एक आखिरी इजाज़त आती है उन लोगों के ऊपर जो जिनके ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शन है कि दे कैन नॉट फॉर्म अ कंपनी। वो सबकी कंपनीज बनाएंगे लेकिन खुद कंपनी नहीं बना सकते। मसलन हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारी जो ऑडिट फर्म्स होती हैं वो हम कहते थे कंपनी, लेकिन उसे हम बोलते ही कंपनी है, उसका कंपनी का लिमिटेड का स्टेटस नहीं होता, बिकॉज लॉ अलाउ नहीं करता कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जब कोई बिजनेस कर रहा है, कौन सा, ऑडिट वाला बिजनेस जब वो कर रहा है,
तो वो लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ काम नहीं कर सकता। इसी तरह से वकील भी नहीं कर सकते, इसी तरह और भी कुछ प्रोफेशन हैं। A partnership formed to carry on practice as lawyer, accountant or any other professional where practice as limited liability company is not permitted under the relevant law। तो फिर इनको इख्तियार है कि ऑडिट फर्म में आप 20 से ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं, 30, 35, 40 हो सकते हैं, बिकॉज 20 की लिमिट तो ये कह रही थी ना कि 20 से आगे चलना है तो कंपनी बनाएं, तो आप कंपनी तो बनाने नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है फिर ये वाली एक्सेप्शन क्रिएट करनी पड़ेगी कि इसमें एक्सेप्शन डाले। एक वक्त था जब हम अभी कर रहे थे ना, जब ये एक्सेप्शन नहीं थी तो फिर 20 से ज़्यादा पार्टनर नहीं होते थे, फिर ये एक्सेप्शन ऐड की गई कि नहीं जनाब इसको इसमें ऐड करें, तो फिर ये एक्सेप्शन ऐड हुई। आज ये जो बड़ी फर्म्स हैं, फर्गूसन और ये लोग, ये जाहिर है 20 से ज़्यादा पार्टनर हैं। मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, ये पहले भी हमने पढ़ा है, लेकिन बहरहाल लॉ ने यहां आकर लिखा है सिंगल मेंबर कंपनी। अब सिंगल मेंबर कंपनी की थोड़ी डिटेल आ रही है, पहले हमने इसे इशारतन पढ़ा है, अब यहां जरा तफसील आ रही है। एनी वन पर्सन मे फॉर्म अ सिंगल मेंबर कंपनी बाय कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए प्राइवेट, यानी रिक्वायरमेंट कौन सी अप्लाई होंगी? प्राइवेट वाली। इसीलिए आपको याद होगा हमने कहा था प्राइवेट कंपनी दो तरह की है, एक सिंगल मेंबर, एक अदर देन सिंगल मेंबर। हाँ, सिंगल मेंबर में एक एडिशनल बात है, जब आप कंपनी बना रहे हैं ना, एक एडिशनल बात है। क्या वो एडिशनल बात है? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल नॉमिनेट अ पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ सोल मेंबर शैल बी रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि एक ही आदमी है ना, तो लॉ ने थोड़ा सा एहतियात का दामन पकड़ा है। मैं कहा यार एक ही बंदा है, इसकी डेथ होगी तो पीछे से कंपनी के मैटर्स कैसे चलेंगे? मैं कहा नहीं, जब हम मेमोरेंडम लेंगे ना, वहीं एक नॉमिनी बंदा लेंगे जो इन द केस ऑफ डेथ क्या करेगा? ट्रांसफर द शेयर टू द लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज सब्जेक्ट टू सक्सेशन टू बी डिटरमिन्ड अंडर इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड इन केस ऑफ नॉन मुस्लिम एज पर देयर रिस्पेक्टिव लॉ। वो कहता है अगर बंदा मुसलमान है तो जो इस्लामिक कवानीन के तहत जो वर्सा बनेंगे उसमें शेयर डिवाइड हो जाएंगे, और अगर किसी और रिलीजन से उसका ताल्लुक है तो जो उसका रेलिवेंट रिलीजियस कंटेंट होगा उसके मुताबिक जो लोग डिफाइन होंगे उनको ट्रांसफर करेगा। ये इस बंदे की जिम्मेदारी होगी जिसका नाम आप वहां पर मेमोरेंडम में मेंशन कर देंगे, नॉमिनेट कर देंगे। नहीं, अभी आने लगी वो बात। मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी एज ट्रस्टी टिल सच टाइम द टाइटल ऑफ शेयर आर ट्रांसफर्ड, प्रोवाइडेड दैट, ये आपके वाले सवाल का जवाब आ गया, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ट्रांसफर इज मेड टू मोर देन वन लीगल हेयर द कंपनी शैल सीजेस टू बी अ सिंगल मेंबर कंपनी एंड कंप्लाई विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू द कन्वर्जन ऑफ द प्राइवेट कंपनी। वो कहता है अगर लीगल हेयर्स एक से ज्यादा हैं तो पहले ये बंदा क्या करेगा? कंपनी को कन्वर्ट करेगा, किसमें? प्राइवेट कंपनी में, और फिर शेयर ट्रांसफर करेगा। जाहिर है सिंगल मेंबर कंपनी में तो सिंगल मेंबर ही रहना है ना उन्होंने तो अगर ये वाली प्रोविजन आ गई है तो फिर हम कंपनी को कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें? प्राइवेट कंपनी में। क्लियर होगी बात? लॉ में यहां एक लकूना है, लॉ भी उतना कंप्रिहेंसिव नहीं है, एक प्रॉब्लम है यहां पे। पर बताएं क्या प्रॉब्लम है? इस प्रोवाइडेड में एक प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही। अगर लीगल हेयर्स 50 से ज्यादा हुए, ये नहीं लिखा हुआ कि पब्लिक कंपनी में भी कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है? नहीं, फिर मेरा ख्याल फिर यहाँ इसकी कोई इंटरप्रिटेशन कर देंगे ना उस वक्त। अभी कोई ऐसा केस कभी आया नहीं होगा, ठीक है ना? अदरवाइज यहाँ लिखाना चाहिए था कन्वर्जन टू रेलिवेंट कंपनी, कि प्राइवेट की जरूरत पड़े तो प्राइवेट बना लें, पब्लिक की जरूरत पड़े तो पब्लिक बना लें, क्योंकि प्राइवेट की भी तो लिमिट आ जाएगी ना 50 लोगों की। लेकिन बहरहाल यहाँ लिखी हुई ये बात नहीं है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने ऐसे ही लिख के आना एग्जाम। अच्छा जी, कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी में क्या एडिशनल फीचर हैं? मेमोरेंडम में एक बंदे को हमने एज अ
नॉमिनी नॉमिनेट करना है। और ये कैसे मैनेज करेगा? एज ए ट्रस्टी काम करेगा, ठीक है ना, यानी एज ए अमानतन उस कंपनी को उस वक्त तक चलाएगा जब तक जरूरी है ये वाले काम करने के लिए। सेकंड पॉइंट लिखा है, मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी एज ए ट्रस्टी टिल सच टाइम द टाइटल ऑफ शेयर्स आर ट्रांसफर, फिर ये टाइटल ट्रांसफर करके निकल जाएगा। अच्छा, जिसके बाद आ गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये हम पहले पढ़कर ही आए हुए हैं। एनी टू और मोर पर्सन एसोसिएशन फॉर लॉफुल पर्पज, ये प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। पब्लिक कंपनी 3 और मोर हो सकते हैं। फिर प्राइवेट में अपर लिमिट आ गई 2 से 50, लेकिन यहां 3 से अपर अब थ्रेशोल्ड कोई नहीं है, अपर थ्रेशोल्ड कोई भी हो सकता है, एनी नंबर ऑफ पर्सन। प्रोसेस ऑफ कंपनी बनेगी कैसे, वही मैंने अभी जो आपको समझाया। सबसे पहला काम क्या करेंगे? गेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल नेम फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, प्रिपेयर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रपोज्ड कंपनी अलॉन्ग विद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट। और भी कुछ चीजें जानी है, ये चीज ये चीज ये चीज, वो भी सारी चली गई। फाइल द अबव डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन टू रजिस्टर्ड। Registrar shall issue the certificate of incorporation of the company upon being satisfied that all requirements have been complied with. Registration of memorandum and articles. Filing with. There shall be filed with registrar and application on the specified form containing the following information and document for incorporation of company, namely डिक्लेरेशन ऑफ द कंप्लायंस विद ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2007, वो जो अभी हमने कहा था कि डिक्लेरेशन फॉर्म देना, तीसरे वाला पॉइंट जो लिखा था। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी साइंड बाय ऑल, जब मेमोरेंडम तक पहुंचते हैं तो हमारा नाम क्या हो जाता है? सब्सक्राइबर। ड्यूली विटनेस एंड, यानी किसी की विटनेस भी डालेंगे और सामने तारीख भी लिखी होगी कि मैं प्रपोज्ड क्या हूं? सब्सक्राइबर हूं, और कौन इसका गवाह है, गवाह के सामने ये काम हो रहा होगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑप्शनल फॉर कंपनी लिमिटेड बाय, साइंड बाय सब्सक्राइबर ड्यूली विटनेस एंड। अच्छा, ऑप्शनल का मतलब ये नहीं कि आपकी मर्जी है तो जमा करा दे, मर्जी है तो जमा ना करा, ये मतलब ये वाला मतलब नहीं। वो कहते हैं हमने ना एक स्टैंडर्ड आर्टिकल्स बना के रखे हुए हैं, अगर आप उसमें कोई अमेंडमेंट चाहते हैं तो अमेंड करके जमा करवा दें, वरना हम अज्यूम करेंगे वही वाले आपके आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना। एक स्टैंडर्ड आर्टिकल्स SECP की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिए। उनमें वहां आर्टिकल्स क्या है, हमने पीछे एक लफ्ज पढ़ा था, आर्टिकल्स आर बाई लॉज ऑफ द कंपनी, हमारे इंटरनल मैटर के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है ना। तो या तो आप सारे वही इख्तियार कर लेना, सारे एज इट इज ले ले, ओके डन हो गया, फिर तो जमा कराने की जरूरत नहीं है। या वहां से डाउनलोड करें, उसमें कोई अमेंडमेंट कर लें अपने मुताबिक कि नहीं ये काम ऐसे नहीं हम ऐसे किया करेंगे, ऐसे नहीं हम ऐसे किया करेंगे, तो फिर आप करना चाहें कर लें। अदरवाइज जो वहां पड़े हैं वो सारे के सारे आपके आएंगे, अगरचे अभी अगले चैप्टर में ये तफसील सारी डिटेल में भी आएगी थोड़े से। एन एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश एंड नोटिफाइड। अच्छा, जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है ना, उसके बाद कंपनी ने 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना होता है कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। एक जगह हमने नॉमिनेट करनी है रजिस्टर्ड ऑफिस के तौर पे, लेकिन अभी हमने पीछे क्या किया था, मेमोरेंडम जमा करवाया था, एप्लीकेशन जमा करवाई थी, इसके दरमियान में भी तो कोई कॉरेस्पॉन्डेंस की जरूरत पड़ सकती है ना, तो वो कहाँ भेजना है। तो अगर अभी आप हो सकता है वो हम वही एड्रेस दे रहे हो, पहले से ही हमने ऑफिस लिया हो और हमें पता हो यार यही ऑफिस देना है, बाद में भी यही दे देंगे। और हो सकता है अभी हमने घर का एड्रेस दिया हुआ कि जब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बनाएंगे वो कह रहा है उस वक्त तक के लिए एक ऑफिस बता दें, आइंदा तो आपका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना है और हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस उसी पे हुआ करनी है। रिवाइज डॉक्यूमेंट या रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, where the registrar is of the opinion that any document or information contain any matter contrary to the law, यानी लॉ में जो लिखा है आपने उसके अगेंस्ट कर दिया। contrary to law का क्या मतलब है, उसके अगेंस्ट कर दिया,
or does not otherwise comply with the requirement or is not complete owing to any defect, error or omission or is not properly authenticated। मसलन कोई डॉक्यूमेंट है, वो कहता है भाई ये बना के भी लाना है और ओथ कमिश्नर से स्टैंप भी लगवानी है, या 17 स्केल के बंदे से अटेस्ट भी करवाना है, ऑथेंटिकेट नहीं हुआ, इसमें कोई भी गलती हो सकती है, या वो प्रॉपरली आप ले नहीं रहे, या उसमें कोई ऑथेंटिकेट नहीं हुआ, तो क्या करे, रजिस्ट्रार में ईदर रिक्वायर द कंपनी टू फाइल अ रिवाइज डॉक्यूमेंट और रिमूव द डिफेक्ट और डेफिशिएंसीज विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। आमतौर पे 14 दिन का आपको नोटिस दे दिया जाता है कि भाई विद इन 14 डेज ये डिफेक्ट आ रहा है, आप दोबारा जमा करवाएं, इस डिफेक्ट को रिमूव कर दें। रिफ्यूजल बाय where the applicant failed to remove the deficiencies conveyed within the specified period, registrar may refuse registration of the। वो कहता है भाग जाओ भाई, तुम्हारी कंपनी नहीं बनानी, तुम शुरू में ही नहीं हमारी बात मान रहे, आगे क्या मानोगे, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, लेकिन पहले उसने नोटिफाई किया हुआ है, उसको नोटिस दिया है कि भाई आपके मेमोरेंडम में ये मसला है, या आपके आर्टिकल में ये मसला है, या वो जो आपने अंडरटेकिंग जमा करवाई है उसमें ये अल्फाज ठीक नहीं है, ये नहीं, ये वाले अल्फाज इस्तेमाल होने थे, तो डिफेक्ट रिमूव करवा ले ताकि काम आगे चले। लेकिन अगर आप उन डिफेक्ट को रिमूव नहीं कर रहे तो हो सकता है कि फिर रजिस्ट्रार क्या कर दे, आपको रिफ्यूजल टू रजिस्टर द कंपनी करते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो अपील टू द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम और एनी वन ऑफ देम ऑथराइज्ड बाय देम इन राइटिंग मे विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल प्रेफर एन अपील टू द कमीशन। और अगर आपको लगे कि नहीं यार ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, यानी आपका कोई मौक़िफ़ का इख्तलाफ है, तो कोई बात नहीं है, आपके पास अभी फ़िलहाल फोरम ऑफ अपील क्या है, कमिश्नरी है। हाँ नहीं, शेल इसलिए नहीं आया ना कि अगर उसको लग रहा है कि बड़ी अहम बात है, बड़ी मटेरियल बात है, तो रिफ्यूज़ कर दे। और अगर लग रहा है कि चलो यार कोई बात नहीं, गुजारा चल जाएगा, ठीक है ना, इसलिए लफ्ज़ में लगा। हाँ तो यही मतलब है ना, क्या कहलवाना चाह रहे थे। अगर उसे लग रहा है कि गुजारा चल जाएगा तो ठीक है, गुजारा चला दे, आईफोन का बड़े मसलों का हल होता है। अच्छा आगे चलते हैं। An order of the commission shall be final and shall not be called in question before any court of authority। वो कहता है ये जो अभी तीनों जगह हमने पढ़ी हैं, इन तीनों के लिए यही बात है। नेम अवेलेबिलिटी, फिर हमने और क्या पढ़ा, कोई डॉक्यूमेंट में डिफेक्ट, कंपनी को रजिस्टर करने का रिफ्यूजल। वो कहते हैं बस इसके लिए ना आपके पास एक फोरम ऑफ अपील अवेलेबल है, और वो कौन सा है, कमीशन। आप कमीशन में गए, अगर कमीशन ने भी राय दे दी तो अब आप हाई कोर्ट नहीं जाएंगे। वैसे हम कमीशन के बाकी आगे चलेंगे तो बहुत से फैसलों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हम अपील किया करेंगे, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ये इतना बड़ा फैसला नहीं है। जैसे कभी इनकम टैक्स में आपने पढ़ा था कि अगर हमने अपना नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में जाना है तो आपने कमिश्नर को अप्लाई किया था। अगर कमिश्नर ने इनकार किया तो आप बोर्ड में चले गए थे, और वहां लिखा था कि बोर्ड का फैसला आखिरी है। ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व होती। फिर होगी बात जी। क्राइटेरिया फॉर if the registrar is satisfied that all the requirement of the Companies Act 2017 and rules or regulation made thereunder have been complied with, he shall registered memorandum and other document delivered to him। अब यहाँ shall लगा है इसलिए कि अगर सब कुछ मुकम्मल है तो मैं नहीं है कि इंतजार में बैठे रहे कि भाई फोन आएगा तो रजिस्टर करूंगा। अब shall का लफ्ज लगा है, अगर सारी चीजें पूरी हैं, डॉक्यूमेंट पूरे हैं, तो ही shall register the memorandum and other document delivered to certificate of incorporation। On registration, the registrar shall issue a certificate of incorporation that shall state, उस सर्टिफिकेट के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। नंबर 1, नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी। नेम पूरा नाम, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, सिंगल मेंबर कंपनी, जो भी है पूरा नाम लिखा हुआ है। हर कंपनी को एक यूनिक नंबर भी एलोकेट हो रहा है, ठीक है ना। जैसे आपको आईकैप सीआरएन नंबर एलोकेट कर देते ना, आप स्टूडेंट बने, हर बच्चे को एक यूनिक सीआरएन नंबर एलोकेट हो गया, ऐसे ही कंपनी को एक उसका रजिस्ट्रेशन नंबर एलोकेट हो गया। डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, वेदर इट इज प्राइवेट और ए पब्लिक कंपनी, ये तो नाम के अंदर भी आ रहा होगा, ठीक है ना।
whether it is limited or unlimited company, and if it is listed, whether it is limited by share or limited by guarantee. Certificate to be conclusive evidence. Certificate shall be signed by the registrar or authenticated by the registrar's official seal, यानी official seal stamp लगी हुई है या उसके sign लगे हुए हैं. Certificate shall be conclusive evidence that requirement of the Companies Act 2017 as to registration have been complied with and that the company is duly registered under the. वो कहते हैं अगर आपको एक सर्टिफिकेट आ गया ना, ये आ गया जी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया आपके पास, वो कहते हैं बस ये कंक्लूसिव एविडेंस है. कंक्लूसिव एविडेंस का क्या मतलब होता है? पक्का सबूत है कि आपने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है. अब भले रिक्वायरमेंट कोई पूरी नहीं भी हुई, अगर आपको सर्टिफिकेट इशू हो गया है तो बाद में नहीं मांगी जा सकती. सर्टिफिकेट इशू करने से पहले उसकी रजिस्ट्रार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी रिक्वायरमेंट देख ले कि पूरा लॉ रूल्स रेगुलेशन कंप्लाई विद हुए हैं या नहीं हुए. Once the certificate is issued, so it is conclusive evidence that all the requirement have been fulfilled या complied with. डन होगी बात जी. Effect of, ये पहले भी हमने पढ़ा है. Subscriber to the memorandum together with such other person may from time to time become member of the company. जिसको शेयर मिलते जाएंगे वो मेंबर बनता जाएगा. The body corporate is capable of exercising all the functions. और फिर ये वही है, the status and registered office of the company are stated in connection with the application. और ये सारी बातें आ गई, ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई बातें. Carrying on business with fewer than minimum number of members. एक और छोटी सी प्रोविजन आ गई. हमने पढ़ा जी सिंगल मेंबर कंपनी में कितने लोग होंगे? एक. प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3 मिनिमम. ठीक है ना. वो कहते हैं अगर कोई कंपनी इस थ्रेशोल्ड से नीचे काम कर रही हो तो क्या होगा? यानी पब्लिक कंपनी 3 लोगों से बनाई थी, खुदा ना खास्ता एक आदमी की डेथ हो गई. प्राइवेट कंपनी 2 लोगों से बनाई थी, एक की डेथ हो गई. तो अब क्या करना है? ये तो बातें अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. यहां एक इशारतन बात हो रही है. क्या जी? If at any time the company carry on business for more than 180 days, while the number of member is reduced below minimum as mentioned above, every person who is a member of the company during the time that it so carry on the business after those 180 days and is, वो कह रहा है देखें एक काम क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वैकेंसी क्रिएट हुई, किसी बंदे की डेथ हो गई, तो लॉ कह रहा है कि विद इन 180 डेज आपने बंदा लाना है. अपॉइंट करें बंदा, अपने मेंबर पूरे करें, मिनिमम थ्रेशोल्ड पूरा करें. लेकिन कह रहा है अगर आपने ना किया तो 180 डेज के बाद वाले जो मैटर होंगे ना, इसमें आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं रहेगी, आप पर्सनली लाइबल हो जाएंगे. ठीक है ना. 180 डेज का टाइम तो है आपके पास, यहां तक तो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड ही चल रही है. लेकिन अगर 180 डेज गुजर गए और आपने थ्रेशोल्ड फुलफिल नहीं किया तो दे शैल बी सेवरली लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ द होल डेट ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम एंड मे बी सूड देयरफॉर विदाउट ज्वाइंडर इन द सूट ऑफ एनी अदर. वो कहता है उसके बाद वाली लाइबिलिटी में आप ज्वाइंटली लाइबल नहीं रहेंगे, वो ज्वाइंट पर्सनली लाइबल हो जाएंगे लिमिटेड 180 डेज के बाद वाली लाइबिलिटी में. इसका मतलब है अगर विद इन 180 डेज हम 170 डेज पर हमने मेंबर अपने पूरे कर लिए तो जो काम हमने किया है हम उस सब में अभी हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी चल रही थी. लेकिन आफ्टर 180 डेज जो हमारी लाइबिलिटीज हुई हैं उसमें हम क्या हो गए हैं? पर्सनली लाइबल हो गए. चैप्टर भी आपका पर्सनली खत्म हो गया. ठीक है ना. तो भाई टोटल 12 चैप्टर पढ़ने थे आपने, बाकी रह गए हैं 11. आपके तो खैर अभी 12 ही रहते हैं, आपने कौन सा पढ़ना शुरू कर दिया. ठीक है ना. मेरे 11 रह गए. ठीक है ना.
तो जी अच्छा, हाँ अभी अच्छा, अभी जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, इसका मैं आज जवाब दूंगा कंपलसरी है। हाँ लेकिन लेकिन एक्चुअली कंपलसरी नहीं है। अब जाहिर है जब हम कहेंगे कि नहीं है तो वो सारी, अच्छा जी कहाँ कहाँ नहीं है, तो फिर तो डायरेक्टर का चैप्टर ही ओपन हो गया। तो इसके दो जवाब हैं, एक तो ये गलत जवाब ये है कि अभी कह दें कंपलसरी है, और दूसरा जवाब, स्ट्रेट जवाब यह है कि बेटा ये बात डायरेक्टर के चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां हमने डायरेक्टर को 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, फिर देखना है किसका शेयर होल्डर होना ज़रूरी है और किसका शेयर होल्डर होना ज़रूरी नहीं है। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे।